नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके 12वें चैप्टर उष्मागतिकी का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, उष्मागतिक कार्य। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हमने उष्मागतिकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी। उसके पश्चात हमने उष्मागतिकी का 0वां नियम पढ़ लिया था। 0वां नियम के पश्चात हम पढ़ेंगे उष्मागतिकी का प्रथम नियम। और प्रथम नियम के अंदर 3 पद आते हैं, उष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य। हमने उष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा पढ़ ली है, लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था। और आज के इस वीडियो में हम उष्मागतिक कार्य देखने वाले हैं। उष्मा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य, ये तीनों पद उष्मागतिकी प्रथम नियम को समझने के लिए काम में आते हैं, इसलिए इनको हम पहले पढ़ लेते हैं। उसके पश्चात हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उष्मागतिक कार्य, नियत दाब पर उष्मागतिक कार्य और परिवर्तित दाब पर उष्मागतिक कार्य आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में हमने कक्षा 11 में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। 6 चैप्टर के अंदर हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। और यहां पर हम जो कार्य देखेंगे, एक हम उष्मागतिक निकाय लेंगे और उस उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। उसका फॉर्मूला यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए, उष्मागतिक कार्य फाइंड आउट करने के लिए हम एक उष्मागतिक निकाय ले लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं और बेलनाकार पात्र ले लेते हैं। उस बेलनाकार पात्र में एक पिस्टन, जो घर्षणहीन पिस्टन, उसमें हम लगा देंगे। चलिए, मैं यहां पर एक एक करके थोड़ा सा पुट करते जाता हूं, थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख देंगे हम। देखिए, हमारे पास में एक पिस्टन है कि एक पिस्टन युक्त बेलन है, पिस्टन युक्त बेलन है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, देखिए मैं ज्यादा थ्योरी पुट नहीं कर रहा हूं, जो हमारे काम की है वही पुट कर रहा हूं, का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, कैपिटल A हमने यहां पर कंसीडर कर लिया है। क्लियर? देखिए, हमारे पास में जो उष्मागतिक निकाय है वो हमने लिया है एक बेलनाकार पात्र, इस तरीके का, ऐसा हमने एक बेलनाकार पात्र ले लिया है। इसके अंदर भरी है कोई गैस, इसमें क्या भरी है? कोई गैस भरी है। यहां पर ये कोई गैस भरी हुई है। ये पिस्टन की जो प्रारंभिक स्थिति है वो ये वाली है। प्रारंभ में जो पिस्टन है वो यहां पर मौजूद है, इस स्थिति में है। और अब देखिए कि जब इस पिस्टन को, मतलब इस गैस को, इस निकाय को, यहां पर हमारे पास में कोई गैस भरी हुई है, उष्मागतिक ये निकाय है। ये क्या है हमारे पास में? उष्मागतिक निकाय। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो कि हमने कैपिटल A लिया है। ये हमारे पास में है घर्षणहीन पिस्टन। ये क्या है? घर्षण रहित पिस्टन है। दीवारों के साथ में घर्षण इसमें काम नहीं करता है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से हम उष्मा देंगे, इसके जो पेंदा है यहां से हम उष्मा देने वाले हैं। उष्मा देंगे तो इस गैस के अंदर प्रसार होगा, प्रसार होगा तो ये जो पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि अल्प इसमें विस्थापन होता है dx। पहले हम ये देख लेंगे कि dx विस्थापन होने में किया गया कार्य कितना होगा। कार्य बराबर वैसे होता बल गुणा विस्थापन। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे यहां पर बल। तो देखिए, बल होता है, बल को हम दाब की फॉर्म में पुट करेंगे। कैसे? यहां पर उष्मा देने पर हम किसको उष्मा दे रहे हैं? इस निकाय को उष्मा दे रहे हैं। तो उष्मा देने पर पिस्टन पर लगने वाला बल, पिस्टन पर दाब देख लेते हैं।
दाब को हम लिख रहे हैं P से, और P बराबर होता है F बट्टे में A। देखो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो A है, तो पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये भी कितना होगा, A होगा। क्लियर। अब यहां पर आप समझें, दोनों चीज समझनी है। देखो यदि हम इसको उष्मा दे रहे हैं, यहां से उष्मा दी जा रही है, उष्मा दी जा रही है, तो गैस में प्रसार होगा, गैस द्वारा इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाया जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है। एक आप इस पिस्टन को खुद नीचे ला रहे हैं, खुद नीचे ला रहे हैं तो गैस के ऊपर दाब काम करेगा। दोनों बातें हैं, एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई उष्मा हम इसको दे रहे हैं, गैस में प्रसार होता है, और उस प्रसार के कारण से जो पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक रहा है। क्लियर। और पिस्टन जब ऊपर खिसकता है तब कितना काम होता है ये हम यहां पर ज्ञात करेंगे, वही काम है, उसको ये हम उष्मागतिक कार्य कह रहे हैं। क्लियर। देखो तो यहां से बल बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ गया P इंटू A। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। क्लियर। अब देखिए पिस्टन को dx विस्थापन देने में किया गया कार्य, विस्थापन देने में किया गया कार्य। छोटा सा हम विस्थापन दे दें, और छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। कार्य का जो फॉर्मूला है वो बल गुणा में विस्थापन है। आप यहां पर समझ लीजिए कि ये जो पिस्टन है वो प्रारंभ में यहां पर था, फिर इसको ऊपर बल लगा तो ये इसमें थोड़ा सा इसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, dx इसमें विस्थापन आ जाता है। तो dx विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है वो है dw बराबर F इंटू dx। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है F इंटू dx। क्लियर। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि हम रख दें तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे, इस समीकरण के अंदर पुट कर देंगे, तो dw बराबर F की जो वैल्यू है वो है P A। ये हमारे पास में कार्य का सूत्र आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। क्लियर। अब देखेंगे यहां पर आप, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो है A, और इसके आयतन, इसको पिस्टन में विस्थापन हो गया dx, तो इसके आयतन में जो वृद्धि होगी, आयतन में जो परिवर्तन होगा, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इस dx से ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, आयतन में वृद्धि आ जाएगी। तो निकाय के या गैस के आयतन में वृद्धि मैं यहां पर पुट कर देता हूं, निकाय के आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, निकाय के आयतन में परिवर्तन को हम डेल्टा V से लिख दें। देखो डेल्टा V की बजाय हम छोटा सा विस्थापन दे रहे हैं तो इसको हम dV से पुट करेंगे। किससे पुट करेंगे, देखो यहां पर dx से लिखा है, विस्थापन dx से लिखा जा रहा है, तब हम इसको भी dV वाली फॉर्म में लिखेंगे। यदि छोटा सा विस्थापन इस पिस्टन के अंदर हो रहा है तो आयतन में वृद्धि भी छोटी सी ही होगी। देन यहां पर हम पुट कर देंगे dV, आयतन बराबर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू dx। तो अल्पांश कार्य क्या आ जाएगा हमारे पास में, अल्पांश कार्य बराबर आ जाएगा dw बराबर a इंटू dx के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, dv पुट कर देंगे। तो dw बराबर आ गया हमारे पास में p dv, dw बराबर क्या आ गया, p dv हमें प्राप्त हो गया है। यह आ गया है छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य, अल्पांश कार्य। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि जब हम यहां पर ऊष्मा दे रहे हैं तो इस निकाय का जो प्रारंभिक आयतन है वो है V1,
और जब हमने इसको dq ऊष्मा दे दी है तब इसका आयतन, अंतिम जो आयतन है वो हो जाता है V2। तो इसका आयतन V1 से V2 होने में टोटल जो कार्य है वो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि निकाय का जो आयतन है V1 से V2 होने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो देखिए निकाय का आयतन V1 से V2 होने में किया गया कार्य तो V1 से V2 जब आयतन होता है तब कितना काम किया जाता है, इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dW बराबर PdV, इंटीग्रेशन हमने यहां पर कर दिया और जो आयतन है इसमें V1 से लेकर V2 तक परिवर्तन हो रहा है। देन हमारे पास में कार्य बराबर, देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा W और आ जाएगा हमारे पास में V1 से लेकर V2 PdV। ये हमें प्राप्त हो चुका है। ये आ गया है किसी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, उसका फॉर्मूला, सूत्र। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखें कि W बराबर क्या होगा, PdV का इंटीग्रेशन। आयतन यदि V1 से V2 तक चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन V1 से V2 तक। क्लियर? तो है ये हमारे पास में आ चुका है सूत्र, फॉर्मूला। वैसे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, बल को हमने दाब की फॉर्म में लिख दिया तो PdV की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। या W बराबर जब आयतन में परिवर्तन होता है, नियत दाब पर होता है, तो उसको हम PV से भी पुट कर सकते हैं। देखिए अभी हम देख लेते हैं कि नियत दाब पर जो कार्य है वो कितना होगा। यदि नियत दाब रहता है, दाब की जो वैल्यू है वो यदि नियत रहती है, तब किया गया कार्य कितना होगा। अब मैं यहां पर बात करता हूं नियत दाब पर कार्य, कि जब दाब नियत रहता है, P कांस्टेंट रहता है, तब कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नियत दाब पर कार्य, देखो कार्य का जो सूत्र अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 तक PdV। ये हमने कार्य का फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, अब क्या होगा कि यदि P नियत है, यदि P नियत है, जब P नियत रहेगा तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। देखिए जो कांस्टेंट राशि होती है उसको हम डिफरेंशिएशन से या इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देते हैं, तो अंदर हमारे पास में रह गया है dV। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आ गया है V। क्या आ गया है, V। लिमिट है V1 से V2 तक। देखो यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स यहां पर क्या है, 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन यहां पर V के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो V हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। पहले हम V के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे, P तो एज इट इज है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो V2, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट V1। ये हमारे पास में कार्य का सूत्र आ गया है जब दाब नियत होता है, P कांस्टेंट होता है। देखो इसका हम ग्राफीय निरूपण भी देख लेते हैं। ग्राफीय निरूपण किसके तुल्य होगा, देखो ये हमने यहां पर एक तरफ हम ले लेते हैं P दाब, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं आयतन V। आयतन V हमने ले लिया है। क्लियर? अब देखिए कि जो प्रारंभ में जो गैस है उसका आयतन है V1 और फिर अंतिम जो आयतन है वो है V2। प्रारंभ में आयतन है V1, अंतिम जो आयतन है वो है V2, जबकि प्रेशर स्थिर रहता है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं यहां पर प्रारंभिक आयतन ये V1 है, अंतिम जो आयतन है वो है V2, और यहां पर इसके संगत जो प्रेशर है वो है P। तो ये इतना ऐसा ग्राफ आएगा हमारे पास में, यहां से लेकर यहां पर P यहां पर कांस्टेंट होने वाला है। देखिए जो कार्य है वो P और V के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है
उसका आयतन अक्ष के साथ में जो क्षेत्रफल है उसके तुल्य होता है। कार्य किसके बराबर होगा? देखो ध्यान देना, यहां से लेकर ये एक हमारे पास में आयत बन गया है, इसकी ये वाली जो भुजा है वो P के इक्वल, और ये यहां से लेकर यहां तक V2, यहां से यहां तक V1, तो यहां से लेकर यहां तक V2 माइनस V1 होगा, V2 माइनस V1 के इक्वल होगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं हम? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर? तो इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही हमने देखा था। तो नियत दाब पर जो काम होता है, नियत दाब पर जो कार्य होता है वो P इंटू में V2 माइनस V1, इसको हम डेल्टा V भी पुट कर सकते हैं, तो कार्य को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये आ गया है नियत दाब पर कार्य। अब हम ज्ञात करेंगे कि जब दाब परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में कार्य क्या होगा। अब हम यहां पर देखने वाले हैं परिवर्ती दाब द्वारा किया गया कार्य, कि जो दाब है वो वेरिएबल है, दाब में यदि लगातार परिवर्तन हो रहा है उस स्थिति में कार्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए कार्य ज्ञात करने के लिए हम ये जानते हैं कि दाब और आयतन के मध्य खींचा गया वक्र ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, ये हमारे पास में ये मैं ग्राफ आपके सामने सबसे पहले पुट कर देता हूं। इस अक्ष के ऊपर हम लेकर चल रहे हैं दाब, प्रेशर P, और इस अक्ष के ऊपर हम लेकर चल रहे हैं आयतन V। क्लियर? देखिए कि जब आयतन V1 है तब यहां पर प्रेशर है इतना, और जब प्रेशर को कम करते हैं तो आयतन में वृद्धि हो जाती है, आयतन में वृद्धि हो जाती है, आयतन हो जाता है V2। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले जो आयतन था वो V2 था, पहले आयतन कितना था? V2, तो प्रेशर इतना ही था। आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो आयतन में कमी होती चलेगी। तो ये जो वक्र है वो यहां से यहां तक भी जा सकता है। एक तो है जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, और जब प्रेशर कम करते हैं तब आयतन में वृद्धि होती है, तब ऐसा होगा। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अब देखिए कि हमने ये देख लिया है, समझ लिया है कि दाब और आयतन के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो कार्य को बताता है, कार्य को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहां पर तो हम इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो आसानी से नहीं निकाल पाते। इसको ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हम भी एक मेथड का प्रयोग करेंगे। क्या है? देखो पहले तो मैं रख देता हूं महत्वपूर्ण बात कि दाब व आयतन के मध्य खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल, व आयतन के मध्य खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल, खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल, खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य को व्यक्त करता है। किसको बताएगा? कार्य को बताएगा, कार्य को व्यक्त करता है। ठीक है। अब देखें इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो हम आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इसको हम क्या करते हैं कि ऊर्ध्वाधर बिल्कुल अल्पांश चौड़ाई वाली पट्टिकाओं में इसको विभाजित कर लेते हैं कि इस तरीके से ये बहुत सारी पट्टिकाओं से निर्मित है। ऐसे बहुत सारी पट्टिकाओं से ये निर्मित माना जा सकता है। ऐसे ये बहुत सारी पट्टिकाओं से निर्मित है जिनकी चौड़ाई अल्प है। इस तरीके से इनको हम निर्मित मान सकते हैं। तो इन सभी पट्टिकाओं का जो क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे भाग के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। देखो इसको मैं नाम भी दे देता हूं कि इसका जो नाम है इसको मैं कह देता हूं A,
इसे मैं कह देता हूं B, इसे हम कह देते हैं C और इसे हम कह देते हैं D। तो जो A B C D जो भाग है इसका क्षेत्रफल ही कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। कार्य ज्ञात करने के लिए यहां पर हम एक अल्पांश पट्टिका कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक अल्पांश पट्टिका है। इस पट्टिका की जो चौड़ाई है वो है D, या डेल्टा की फॉर्म में ले तो डेल्टा V है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, डेल्टा V, और इसके संगत जो प्रेशर है वो है P, क्योंकि प्रेशर का मान तो लगातार चेंज हो रहा है, प्रेशर भी यहां पर क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। तो देखिए इस डेल्टा V विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है उसको हम डेल्टा W से लिख सकते हैं, वो इस अल्पांश पट्टिका के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो है डेल्टा V, और जो प्रेशर है वो है P, तो P डेल्टा V कार्य होगा। तो अल्पांश पट्टिका पर किया गया कार्य, यहां पर आप समझ लीजिए इसको भी कि जो पिस्टन है उसमें अल्पांश विस्थापन दिया जाएगा। अल्पांश विस्थापन देने में, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्पांश आयतन में वृद्धि करने पर, अल्पांश आयतन में वृद्धि से, आयतन में वृद्धि में किया गया कार्य, देखिए इस कार्य को आप dw की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, डेल्टा W की फॉर्म में। यदि यहां पर आपने आयतन में वृद्धि को डेल्टा V से लिखा है तो कार्य को हम डेल्टा W से पुट करेंगे। तो जो कार्य है वो है डेल्टा W, और ये होगा अल्पांश पट्टिका के क्षेत्रफल के बराबर। डेल्टा W किसके बराबर होगा, अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल, अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल। और अल्पांश जो पट्टिका है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो P डेल्टा V के बराबर होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो बहुत सारी अल्पांश पट्टिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कुल कार्य, तो आयतन में V1 से V2 तक वृद्धि करने में किया गया कुल कार्य, वृद्धि करने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसी सभी पट्टिकाओं के क्षेत्रफलों का योग कर देंगे, और सभी पट्टिकाओं के क्षेत्रफल का योग करेंगे तो समेशन से मैं यहां पर पुट कर रहा हूं P डेल्टा V। और देखिए इस समेशन को इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं जब राशि में सतत परिवर्तन हो रहा है। देखो आयतन में सतत परिवर्तन हो रहा है, V1 से V2 जो आयतन हो रहा है वो सतत रूप से चेंज हो रहा है, आयतन V1 से V2 तक बदल रहा है। यदि आयतन में यहां पर सतत परिवर्तन हो रहा है देन यहां पर जो कार्य है वो भी सतत होगा। आयतन में सतत परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होता है, इसलिए इस समेशन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए इसको डेल्टा के स्थान पर हम dw यूज में ले लेंगे, इंटीग्रेशन V1 से V2 तक P dv इसको पुट कर सकते हैं। वही जो कार्य का फॉर्मूला हमने पहले देखा था वही हमारे पास में फॉर्मूला आने वाला है, और यह है छायांकित भाग किसके बराबर होगा, छायांकित भाग ABCD का क्षेत्रफल। जो कार्य है वो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। छायांकित भाग कौन सा है, ये जो हमने ABCD इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो छायांकित भाग है, और यही कार्य को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। तो देखिए कार्य बराबर किसके आ गया है, कार्य किसके तुल्य आ गया है, एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए कि दाब
और आयतन के मध्य खींचे गए ग्राफ का आयतन वाली अक्ष के साथ में जो क्षेत्रफल है उसको कार्य के इक्वल हम रख सकते हैं। मैं यहां पर पुट कर देता हूं, पीवी वक्र का आयतन अक्ष के रेस्पेक्ट, आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल उष्मागतिक कार्य को बताता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? उष्मागतिक कार्य को व्यक्त करता है। क्लियर? कि P और V के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यहां से यहां तक ये वाला वक्र प्राप्त होता है। कौन सा वक्र प्राप्त होगा? ये वाला वक्र प्राप्त होगा। इस वक्र का जो आयतन वाली अक्ष है, तो आयतन वाली अक्ष ये है, इसके साथ में जो क्षेत्रफल घेरा गया है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल घेरा गया है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वही उष्मागतिक कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने देख लिया है उष्मागतिक कार्य का सूत्र, फॉर्मूला, नियत दाब पर उष्मागतिक कार्य कितना होता है, परिवर्ती दाब पर उष्मागतिक कार्य कितना होता है। हमने यहां पर उष्मा, आंतरिक ऊर्जा और उष्मागतिक कार्य तीनों देख लिए हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित होगा। अगले वीडियो में हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।